Good morning, everyone. Good morning, sir. गुड मॉर्निंग बेटा। चलिए बेटा, आज नेक्स्ट क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। बेटा, पिछली वाली क्लास देखी है आपने कि नहीं देखी अभी? यस सर, देख ली। चलिए, तो लास्ट क्लासेस में हमने बात की थी कि जो हमारे पास नॉगिन, कॉर्डिन और जो फॉलिस्टाशियन, जो तीन हमारे पास ऑर्गेनाइजर थे, उनकी फॉर्मेशन हो गई है, राइट? नॉगिन, कॉर्डिन और फॉलिस्टाशियन। और उसमें हमने दो का रोल देख लिया था, नॉगिन और कॉर्डिन का। और आज हम बात करेंगे नेक्स्ट वाले की, जिसका नाम क्या है? फॉलिस्टाटिन। तो हमारे पास जो नॉगिन और कॉर्डिन था, वो एक्चुअल में क्या कर रहे हैं? वो बन कहाँ रहे हैं? उनका एक्सप्रेशन कहाँ हो रहा है? ऑर्गेनाइजर रीजन, है ना? जो जीन्स थे वो एक्सप्रेस कर रहे थे नॉगिन, कॉर्डिन और फॉलिस्टासिन। हमारे पास जो ऑर्गेनाइजर रीजन था, एक्चुअल में क्या हुआ था कि एक्चुअल में हमारे पास क्या हुआ था कि जो हमारे, हम यहाँ पर ऑर्गेनाइजर की जो रोल देख रहे हैं डेवलपमेंट के अंदर, कि हमारे पास ऑर्गेनाइजर का रोल क्या है ना? जो न्यू कूप सेंटर के बाद जो हमारा बन रहा था ऑर्गेनाइजर, उसकी डेवलपमेंट हम देख रहे हैं। तो हमने कल बात की थी, कल प्रीवियस लेक्चर के अंदर, कि भाई मेरे पास जो ब्लास्टुला है, और ब्लास्टुला के अंदर क्या है? ब्लास्टोसील। तो ये जो ऊपर वाला पार्ट है, ये मेरे लिए ये किस चीज का है? एक्टोडर्म का होता है। ये किसका होता है? एक्टोडर्म, है ना? जितनी हमने बातें डिस्कस की थी। और ग्रे की सेंट रीजन इधर होता है, और इस वजह से ग्रे की सेंट रीजन से यहाँ पर क्या हो गया आपकी, छोटे छोटे हमारे पास क्या होते हैं? वैक्यूल होते हैं, जो क्या सिक्रीट करते हैं? उनका सिक्रीशन होता है डीएसएच, यानी डाइशेल्फ। डाइशेल्फ के सिक्रीशन से क्या होता है? वो आगे सिक्रीट करते हैं हमारे पास। तो जैसे ही डीएसएच यानी डाइशेल्फ होगा, तो वो सिक्रीट क्या करेंगे? जेबीपी। और ये क्या करेगा? ये हाइड कर देगा किसको? जेएसके3 को। और जब जेएसके3 अगर हाइड हो गया, तो ये क्या नहीं कर पाएगा? ये हाइड नहीं कर पाएगा किसको? आपके बीटा कैटेनिन को। और जब बीटा कैटेनिन हाइड नहीं हो पाएगी, तो ये इजीली क्या करेगी? जो इस वाले एरिया की है आपकी, कौन सा वाला एरिया? जो उसके नजदीक होगा, जहां ये सिक्रीट हो रहा है, इस वाले एरिया में, या यहाँ ये इतने इतने एरिया को, आप इस इतने इतने एरिया में क्या होगा? इफेक्ट होगा किसका? डाइशेल्फ का। और डाइशेल्फ का जब इफेक्ट होगा, तो वो जीबीपी को सिक्रीट करेगा, वो जीएसके3 को हाइड कर देगा। जीएसके3 काम नहीं कर पाएगी, वो बीटा कैटेनिन को हाइड नहीं कर पाएगी, तो बीटा कैटेनिन यहाँ वाले एरिया में फुल फ्लैश्ड काम कर रही है। और जब बीटा कैटेनिन काम करेगी, तो क्या होगा कि जो हमारा TCF3, जो TCF3 हमारा रिसेप्टर था, उसके ऊपर जाके कौन लग जाएगी? बीटा कैटेनिन। TCF3 जो है, उसका रिसेप्टर है यहाँ पे, उसके ऊपर कौन लग जाएगी? आपकी TCF3। और TCF3 अगर लग गई, तो वो क्या करेगी? जो हमारे पास सियामोज और ट्विंस जीन है, उनका एक्सप्रेशन करवाएगी। क्या करेगी? कि जो हमारे पास सियामोज और ट्विंस जीन है, ये वाले जो हमारे सियामोज और ट्विंस जीन्स हैं, उनका कराएगी एक्सप्रेशन, राइट? इतनी बात हमने कल लास्ट प्रीवियस लेक्चर में कर ली थी। और जैसे ही आपके सियामोज और ट्विन जीन्स सिक्रीट होंगे, तो धीरे धीरे हमें हमारे हाथ में क्या बन के आएगी? हम सियामोज प्रोटीन बनाएंगे, हम ट्विंस प्रोटीन बनाएंगे, राइट? उसके अलावा हम टीजीएफबी प्रोटीन बनाएंगे, वेज 1 बनाएंगे, नोडल रिलेटेड प्रोटीन बनाएंगे। तो ये सारी प्रोटीन बनना शुरू हो जाएगी, राइट? और सीएमओस, ट्विन, टीजीएफ, एफबी, वेज 1 और नोडल जो प्रोटीन जब बनेंगी, तो हमें किसका, ये किसका हेल्प करेंगे फिर आगे जीन्स बनाने को? आपका क्या बनाएगा? गूजेक्वाइड। ये सब, ये जितनी, ये जो प्रोटीन मैंने यहाँ बताई, ये सारी प्रोटीन आगे क्या बनाएंगी? गूजेक्वाइड। और गूजेक्वाइड का जब एक्सप्रेशन होगा, तो वो आगे किसका एक्सप्रेशन करवाएगा? ऑर्गेनाइजर जीन का को एक्सप्रेस करवाएगा। और जैसे ऑर्गेनाइजर जीन एक्सप्रेस होगी, तो वो आगे फाइनली हमें क्या देंगी? नॉगिन, नॉगिन के बाद कॉर्डिन, कॉर्डिन के बाद फॉलिस्टासिन। ये सबका वो क्या? इतनी बातें क्लियर है? इतना पढ़ लिया आपने बेटा? कर लिया सारा यस। आपने पीछे वाला? हाँ जी। हाँ, तो अब हमारे पास जो तीन चीजें जिनको एक्सप्रेस हुई है, नॉगिन, कॉर्डिन और फॉलिस्टासिन, हमने इनके इन फैक्टर्स के इफेक्ट को देखना है। तो पीछे हमने नॉगिन और कॉर्डिन कर लिया।
नॉगिन और कॉर्डिन आपको पता है कि जो नॉगिन और कॉर्डिन है वो BMP2 और BMP4 को क्या कर देते हैं, हाइड कर देते हैं। इतनी बात हमने कर ली। उसके बाद हमने बात की नॉगिन एंड कॉर्डिन क्या करेगा, सेल्स की डॉर्सलाइजेशन में आपकी हेल्प करेगा। मतलब जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास जैसे ये अगर तो उसका जो आपके पास वाला जो एरिया है उसको उसकी डॉर्सलाइजेशन करेगा। और डॉर्सलाइजेशन में क्योंकि यही साइड आपकी क्या है, कौन सी साइड है, डॉर्सल। तो उसको क्या करने का उसी यहाँ पे क्या करना है, वो डॉर्सलाइजेशन यहाँ पे सेल लगाने में आपकी हेल्प करेगा। इतनी बातें हमें पता है। और क्या करेगा, लॉगिन एंड कॉर्डिन डॉर्सलाइजेशन करेंगे, जिससे हमें इस साइड पर डॉर्सल साइड पर क्या मिलेगी, मीजोडर्म। डॉर्सल जिसको आप क्या बोलोगे, मीजोडर्म की वो डेवलपमेंट करेगा। साथ ही साथ ऑर्गेनाइजर को भी डेवलप कर, ऑर्गेनाइजर कहाँ डेवलप करेगा, इस पॉइंट पर। साथ ही साथ यहाँ पे क्या कर रहा है, ऑर्गेनाइजर को डेवलप कर रहा है, राइट। उसके अलावा लॉगिन और क्या काम करेगा, वो लॉगिन और कोऑर्डिनेट एक साथ काम कर रहे होंगे तो वो डॉर्सल साइड पर क्या बनाएंगे, सेल्स बनाएंगे। और ये सेल्स का नाम क्या बोलेंगे फिर हम बाद में, मीजोडर्म। क्या बोलोगे इसको, मीजोडर्म, राइट। और इसके साथ साथ वो ऑर्गेनाइजर रीजन को भी बनाएगा। और इसके साथ साथ वो क्या कर रहा है, लॉगिन और क्या कर रहा है, जब अकेला मतलब अकेला वो और क्या काम करेगा, वो डॉर्सल साइड पर एक्टोडर्म की फॉर्मेशन भी करेगा। वो डॉर्सल साइड पर एक्टोडर्म की फॉर्मेशन बाहर की तरफ क्या बना रहा है, एक्टोडर्म। ये भी ये काम का किसका है, नॉगिन का है, ठीक। और उस एक्टोडर्म से हम क्या बनाएंगे आगे, न्यूरल टिश्यू। क्या बनाओगे, न्यूरल टिश्यू। इतनी बात क्लियर है, इतनी बात समझ आ रही है, यस सर। ठीक है। तो अब हमने क्या बोला कि पीछे वाले हमने बात की थी कि भाई हमारे पास जो जाइगोट है, वो जाइगोट मेरे पास कैसा है, यूवी इरिगेटेड। मतलब इसमें हमने क्या किया हुआ है, यूवी रेडिएशन डाली हुई है, यूवी अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस हमने इसके ऊपर डाली हुई है। तो ऐसे एम्ब्रियो को हम क्या बोलेंगे, इरिडिकेटेड जाइगोट, ठीक है। और वो जाइगोट उसके बाद जैसे उसको यूवी रेडिएट करेंगे, उसके बाद हम उसके अंदर क्या इंजेक्ट कर देंगे, नॉगिन। और याद रखना, जब नॉगिन अगर अंदर आ गया तो नॉगिन से इंजेक्ट करने से हमारे पास क्या निकल कर आ जाएगा, आपके पास आ जाएगा ऑर्गेनाइजर। वो किसको डेवलपमेंट कर देगा, ऑर्गेनाइजर की डेवलपमेंट कर देगा। और ऑर्गेनाइजर की डेवलपमेंट होने से धीरे धीरे क्या होगा, उस जगह पर हमें आर्क एंट्रो मिल जाएगा। यानी कि ये बाद में एनएस के अंदर और बाद में पीछे जो आर्क एंट्रो है वो बन जाएगी। धीरे धीरे फिर उसका साइज जो बड़ा होता जाएगा, तो इस तरीके से लास्ट में जाके आपको कंप्लीट एक एम्ब्रियो की फॉर्मेशन हो जाएगी। तो ये तो हो गया नॉगिन का काम, नॉगिन और कॉर्डिन का। आगे देखते हैं अब जो हमारी नई आज की क्लास है उसके अंदर हम बात करते हैं कि हमारे पास जो फॉलिस्टासिन है वो क्या कर रहा है। फॉलिस्टासिन हमारा इनहिबिशन कर रहा है एक्टिनिन और इनहिबिन का। ये दो हमारे फैक्टर्स है, उनको इनहिबिट कर रहा है। एक तो ये एक्टिविन और इनहिबिन। एक्टिविन जो काम को किसी काम को एक्टिव एक्टिव कर रही होगी, और एक इनहिबिन फैक्टर जो किसी काम को रोकता होगा। दोनों को ही ये जो आपका फॉलिस्टाटिन है वो क्या कर रहा है, उसका इनहिबिशन कर रहा है, राइट। और आगे क्या है, और उसका कहता है कि जो आपका ऑर्गेनाइजर जो पॉइंट बन गया, ऑर्गेनाइजर जो हमारा पॉइंट बना, कहाँ बना वो हमारा, यहाँ पर हमारे पास क्या बन गया, ऑर्गेनाइजर रीजन। कहता है ये जो ऑर्गेनाइजर रीजन है ये कुछ प्रोटीन्स को सिक्रेट कर रहा है। और वो प्रोटीन्स हमारे पास कौन कौन सी है, कहता सम प्रोटीन सिक्रेटेड इन द ऑर्गेनाइजर। एक तो है न्यूक्लियर प्रोटीन, दूसरी है सिक्रेटेड प्रोटीन। जो न्यूक्लियर प्रोटीन है ये याद करने पड़ेंगे बेटा, एज इट इज आपसे एग्जाम के 2 नंबर में ये क्वेश्चन आ सकता है कि न्यूक्लियर प्रोटीन कौन कौन सी है। तो देखो हम नॉर्मल न्यूक्लियर प्रोटीन नहीं याद रखनी अपने हिस्टोन वगैरह, वो नहीं, ये होती है मतलब ये और डेप्थ में आप गए हो तो ये न्यूक्लियर प्रोटीन है जो न्यूक्लियस में जाके आपके जेनेटिक मटेरियल के ऊपर काम करती है। गुजेकॉइड, मोज, ट्विंस, एक्सिलिम, एक्सोनॉट और ओटी एक्जेड, राइट। और दूसरी क्या है, नॉगिन कॉर्डिन, जो अभी हमने पढ़ी है तीनों। नॉगिन क्योंकि ये आपका क्या था, सिक्रीशन था ना, नॉगिन, कॉर्डिन, फॉलिस्टाटिन, सोनिक हेजहॉग, नोडल रेटेड प्रोटीन और एफआरजेड भी। मतलब ये तो न्यूक्लियर प्रोटीन है जो न्यूक्लियस के अंदर काम कर रही है। फॉर एग्जाम्पल ये मेरा न्यूक्लियस है, तो इनको न्यूक्लियर प्रोटीन क्यों बोल रहा है, क्योंकि ये साइटोप्लाज्म में इनकी फॉर्मेशन होगी इन सब की, तो गुजेकॉइड, सिग्मोइड, ट्विन,
एक्सेलिम, एक्सोनॉट और OTXZ, फिर ये कहाँ चली जाएंगी? न्यूक्लियस के अंदर, और अपना इफेक्ट दिखाएंगी। जबकि ये जो सिक्रेटेड प्रोटीन है, नॉगिन, कॉर्डिन, पॉलिस्टासिन, सोनिक हेजॉग, नोडुलेटेड प्रोटीन और FRZP, ये किसी सेल के साइटोप्लाज्म में बनेंगी, और बनने के बाद वहां से साइटोप्लाज्म से सिक्रीट होगी, या तो नेबरिंग सेल या कोई दूर वाली सेल के अंदर फिर घुस जाएंगी। फॉर एग्जांपल मेरे लिए ये दूसरी सेल है, मतलब यहाँ पर एक सेल ने, ये एक सेल है, उसका ये न्यूक्लियस है, तो यहाँ से ये बनी और इसके न्यूक्लियस के अंदर घुस गई। तो ऐसी वालों को हम क्या बोलते हैं? सिक्रेटेड प्रोटीन, क्योंकि इसको इसने सिक्रेट किया है, एक सेल ने सिक्रेट किया है। कहाँ घुस गए हैं? अपनी नेबरिंग सेल के न्यूक्लियस के अंदर। तो वो हमारे पास कौन कौन है? वो हमारे पास है बेटा, नॉगिन, कॉर्डिन, फॉलिस्टासिन, सैनिक हॉजॉग, नोडल रिलेटेड टिश्यू और FRZP। जबकि न्यूक्लियर प्रोटीन कौन सी है? गुजेकॉइड, एक्सेलिम, एक्सोनॉट और OTXZ। ठीक है, इतनी बात समझ आ गई होगी, तो आगे चलते हैं। कहता अब हम बात करते हैं रोल ऑफ ऑर्गेनाइजर। ऑर्गेनाइजर आपके लिए क्या कर रहा है, उसको देख लेते हैं। कहता ऑर्गेनाइजर का मेन फंक्शन क्या है? इंड्यूस ऑफ बाय, पहली बात, जो ऑर्गेनाइजर रीजन है, ये हमने पहला पढ़ा हुआ है कि जो रोल ऑफ ऑर्गेनाइजर में इंड्यूस्ड बाय न्यूक्लियर सेंटर। हम अभी ऑर्गेनाइजर का रोल देखेंगे, लेकिन एक लाइन इसमें बोलिए कि ये जो ऑर्गेनाइजर है ये इंड्यूस्ड कैसे हुआ है, मतलब कैसे स्टिमुलेट हुआ है, कैसे ऑर्गेनाइजर बना। तो वो हमें पता है कि जो न्यूक्लियर सेंटर होता है, न्यूक्लियर सेंटर कहाँ होता है? जस्ट बगल में होता है किसके? जो न्यूक्लियर सेंटर है, ये आपका है न्यूक्लियर सेंटर, ये आपका है कौन सा सेंटर? ऑर्गेनाइजर। और इसके पास ही क्या होता है? ऊपर क्या होता है? ग्रे क्रिसेंट रीजन, है ना। ये चीजें हमने पढ़ी थी डायग्राम में, आपको याद होगा, जो जो जाइगोट का हमने डायग्राम बनाया था, और जाइगोट के डायग्राम में हमने सारी बातें डिस्कस की हुई है, राइट। तो वो कहता है कि ये जो ये वाला है, ये क्या है आपका? ये है ऑर्गेनाइजर रीजन। ये क्या है? ऑर्गेनाइजर रीजन। और ये क्या है आपका? न्यूक्लियर सेंटर। तो जो कहता है ये जो न्यूक्लियर सेंटर है ये इंड्यूस करेगा, जब ये खुद बन जाए। क्यों इंड्यूस कर रहा है? क्योंकि इसके पास, न्यूक्लियर सेंटर को के पास क्या है? हाई अमाउंट ऑफ XNR, ये हमने पढ़ा हुआ है, हाई अमाउंट ऑफ XNR। और जब ये बन जाता है तो ये फिर आगे आपके किसके बनने को इंड्यूस करता है? ऑर्गेनाइजर, प्राइमरी ऑर्गेनाइजर रीजन के बनने के लिए स्टिमुलेट करता है। तो वही हम यहाँ डिस्कस कर रहे हैं। कहता है कि जो न्यूक्लियर सेंटर है वो इंड्यूस्ड, ये जो आपका ऑर्गेनाइजर है वो किसके थ्रू इंड्यूस्ड है, किसके थ्रू स्टिमुलेटेड है? न्यूक्लियर, मतलब अगर न्यूक्लियर सेंटर नहीं है और उसके बाद XNR नहीं है तो ये नहीं बनेगा। ये चीज याद रखना पड़ेगी, याद रखना पड़ेगी आपको, कि जो आपका न्यूक्लियर सेंटर है वो किसकी हेल्प, सॉरी, ऑर्गेनाइजर रीजन है वो इंड्यूस्ड किससे? न्यूक्लियर सेंटर से। आगे दूसरी बात, ये ऑर्गेनाइजर रीजन ही क्या करता है? इनिशिएशन ऑफ गैस्ट्रुलेशन, और साथ ही साथ डॉर्सलाइजेशन ऑफ सेल, और डॉर्सल साइड पर जो सेल्स बनने वाली हैं वो भी इसी की हेल्प से बनेंगी। समझ आ गया? समझ आ रहा बेटा? यस सर। तो अब उसने क्या बोला कि हमारे पास जो ऑर्गेनाइजर रीजन है, जो ऑर्गेनाइजर रीजन है उसमें हमने बात की है कि एक तो क्या है? न्यूक्लियर सेंटर है जो इंड्यूस हो रही है, दूसरा है गैस्ट्रुलेशन, और तीसरा है कि डॉर्सलाइजेशन। तो कहता पहली बात कि अगर मैं रोल, तो ऑर्गेनाइजर इंड्यूस्ड है, ऑर्गेनाइजर इंड्यूस्ड है बाय न्यूक्लियर सेंटर। दूसरी बात उसने बोली कि आगे इस ऑर्गेनाइजर, जो हमारा रीजन है, इससे आप गैस्ट्रुलेशन करोगे, मतलब आप ब्लास्टुला स्टेज को, ब्लास्टुला स्टेज को अगर मैंने गैस्ट्रुलर स्टेज में कन्वर्ट करना है तो भी आपकी हेल्प कौन करता है? गैस्ट्रुलेशन, सॉरी, ये जो आपका ऑर्गेनाइजर रीजन है वो भी कौन कर रहा है? ऑर्गेनाइजर रीजन। दूसरा, ये साथ ही साथ सेल्स की क्या करेगा? डॉर्सलाइजेशन, मतलब इस एरिया में जो हमारे पास जो सेल्स बनेगी, जो डॉर्सल साइड बनेगी, डॉर्सल साइड की जो सेल्स है उनको लगाने का, बनाने का काम भी किसके पास होगा? आपके न्यूक्लियर, आपके ऑर्गेनाइजर जोन के पास। इतनी बातें क्लियर होगी होंगी। आगे चलते हैं। तो कहता है कि यहाँ पर क्या हो रहा है? जब नॉगिन, कॉर्डिन और फॉलिस्टासिन यहाँ बनेंगे तो वो BMP2
और को हाइड करेंगे। अपने पहले पढ़ाई ये आपके नॉगिन और कॉर्डिन का फंक्शन होता है ना। और ये सारे कहाँ कहाँ पर रिलीज होती है? नॉगिन, कॉर्डिन और फॉलिस्टासिन कहाँ रिलीज होती है? ऑर्गेनाइजर जोन में। और जब ये तीनों अगर रिलीज हो रही है तो ये क्या कर रही है? रिलीज ऑफ सम बीएमपी एंटागोनिस्टिक, है ना। तो कहता है जो जैसे ही जो आपके डॉर्सल साइड की जो सेल है, जैसे ही इस डॉर्सलाइजेशन हुई और डॉर्सलाइजेशन पर जो सेल्स बनी, उन्होंने कुछ आपके सामने कुछ जीन का एक्ट किया है ना, कुछ फैक्टर्स रिलीज किए हैं, और फैक्टर्स का नाम क्या है? नॉगिन, कॉर्डिन और फॉलिस्टासिन। तो कलेक्टिवली हम इनको क्या बोल सकते हैं? बीएमपी एंटागोनिस्टिक। क्या बोल सकते हो? बीएमपी एंटागोनिस्टिक। मतलब नॉगिन, कॉर्डिन, फॉलिस्टासिन बीएमपी के अगेंस्ट काम करते हैं। और कौन से स्पेशल बीएमपी है वो? बीएमपी 2 और बीएमपी 2 और बीएमपी 4। तो नॉगिन, कॉर्डिन और फॉलिस्टासिन क्या करते हैं? आपके बीएमपी 4 और बीएमपी 2 को क्या करते हैं? हाइड करते हैं। तो इसीलिए फिर हम इन तीनों को क्या बोलते हो? एंटाग्नोस्टिक। क्या बोलते हो? एंटाग्नोस्टिक। मतलब एंटाग्नोस्टिक मतलब किसी का अगेंस्ट होना। तो जो नॉगिन, कॉर्डिन और फॉलिस्टासिन है, जो आपका नॉगिन, कॉर्डिन और जो नॉगिन, कॉर्डिन और फॉलिस्टासिन है, वो क्या कर रहे हैं? वो अगेंस्ट काम कर रहे हैं किसके? बीएमपी 2 और बीएमपी 4 के अगेंस्ट। मतलब उसको हाइड कर रहे हैं, उसको बंद कर रहे हैं। यानी बीएमपी 2 और बीएमपी 4 के लिए ऐसा बिहेव कर रहे हैं, एंटाग्नोस्टिक। इतनी बात समझ आ गई होगी। आगे चलते हैं। आगे है स्पीमैन एक्सपेरिमेंट। बड़ा अच्छा एक्सपेरिमेंट है, राइट। स्पीमैन एक्सपेरिमेंट क्या है? कहते हैं, उसने स्पीमैन एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया। क्या एक्सपेरिमेंट किया? जिन्होंने हमारे सामने एक एक्सपेरिमेंट किया कि हमारे पास जो जाइगोट था, उन्होंने कहा कि ये उन्होंने एक सेल ली जो फर्स्ट सेल स्टेज वाली है। कौन सी है बेटा? फर्स्ट सेल स्टेज। और उसमें इन्होंने क्या किया? आपको दिख रहा है, एक में तो है आपके पास ग्रे क्रीसेंट रीजन। याद है आपको? ग्रे क्रीसेंट रीजन कौन सा होता है? जहां जिसके पास डाई शेल्फ होती है, ठीक है ना। और डाई शेल्फ होगी तो बीटा कैनिन अगर आजाद होकर काम करी तो उस रीजन में क्या बनेगा? ऑर्गेनाइजर रीजन। क्या बनेगा? ऑर्गेनाइजर। तो उसने क्या किया? एक प्राइमरी सेल स्टेज में जो आपके पास एम्ब्रियो है, उसके सेंटर में क्या रखा हुआ? ग्रे क्रीसेंट रीजन। जबकि इसके पास जो ग्रे क्रीसेंट रीजन है वो साइड में है, दिखाया होगा ना, यहाँ सेंटर में और यहाँ साइड में है। फिर उसने उस सेल को दो पार्ट में डिवाइड कर दिया। तो जब सेंटर से पार्ट डिवाइड किया तो दोनों को क्या मिला? सेल जो जो दोनों को जब भी सेंटर से काटा प्राइमरी सेल को, तो दोनों को आधा आधा क्या मिल गया? दोनों को हाफ हाफ क्या मिला है? आप देख रहे हो दोनों को हाफ हाफ यहाँ पर क्या मिल रहा है? ग्रे क्रीसेंट रीजन, राइट। लेकिन जब ये वाली सेल को कट ऑफ किया उसने, तो जैसे कट किया तो आपको पता पहले से ही आपका ग्रे क्रीसेंट रीजन साइड में था। तो ग्रे क्रीसेंट रीजन अब दोनों सेल को मिला है। और आपको पता जब दोनों सेल्स को मिलेगा, और जो हाफ कटेड सेल्स हैं, तो दोनों के दोनों इन फ्यूचर में जाके पूरे के पूरे जो भी वो ऑर्गेनिज्म है उसकी फॉर्मेशन करेगा। लेकिन जब आप बात कर रहे हो दूसरी वाली सिचुएशन में, जहां पर आपका ग्रे क्रीसेंट रीजन एक ही साइड को था, जब कटिंग की तो वो पूरा का पूरा एक साइड को चला गया, दूसरे को मिला ही नहीं। जिसको मिला वो तो कन्वर्ट हो गया, लेकिन जिसको नहीं मिला उसने सिर्फ क्या बनाए हैं? बैली, यानी उसके पेट के, उसके जो स्टमक के कुछ पार्ट्स बनाए हैं, और एम्ब्रियो नहीं बना। लेकिन यहाँ पर फुली डेवलप्ड एम्ब्रियो जिसके पास या तो पूरा ग्रे क्रीसेंट है या थोड़ा सा ग्रे क्रीसेंट आ गया है, तो वो बना रहा है, नॉर्मल एम्ब्रियो की फॉर्मेशन कर रहा है। इसका मतलब कि ग्रे क्रीसेंट रीजन होना बहुत जरूरी है। जिसके पास भी होगा वो टोटल आपके पास एम्ब्रियो की फॉर्मेशन करेगा। महिमा समझ आ गया बेटा? यस सर। ओके। ओके, आगे चलते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं बेटा। तो मतलब हमारे पास क्या यहाँ इस डायग्राम से हमें ये पता चला, स्पीमैन एक्सपेरिमेंट से हमें ये पता चल गया कि किसी भी एम्ब्रियो की जो डेवलपमेंट है उसके लिए आपको ग्रे क्रीसेंट जो रीजन है बहुत इंपॉर्टेंट है। और आपको पता होगा ग्रे क्रीसेंट रीजन इस तरीके यहाँ होता है पहले, फिर धीरे से क्या होती है, यहाँ पर वो मूव करती है आपकी सेल, और करते करते फिर वो ग्रे क्रीसेंट यहाँ आ जाता था, है ना। और वो उसके पास क्या होते थे? डाई शेल्फ के वैक्यूल्स होते थे जो फट जाते थे, है ना। और उससे आपका जेबीपी रिलीज हो जाता था। ये चीज हमें याद है। आगे बात करते हैं। तो आगे वो कहता है कि जो अभी हमने जो बात की कि जो ग्रे क्रीसेंट इज नेसेसरी फॉर द एम्ब्रियो डेवलपमेंट। अगर आपको एम्ब्रियो की डेवलपमेंट करानी है
तो मेरे पास ग्रे क्रिसेंट रीजन होना चाहिए, है ना। तो अब उसको हम देख लेते हैं। कहता अब आगे मेरे पास एक, ये पहले तो स्पीमैन ने अकेले ने काम किया, अब हमारे पास एक और आगे पर्सन, स्पीमैन मैनगोल्ड एक्सपेरिमेंट, इन दोनों ने मिलकर एक्सपेरिमेंट किया। कह रहे जो हमारे पास आपके पास जो कौन स्पीमैन और जो मैनगोल्ड था, उन्होंने मिलके एक काम किया है। क्या एक्सपेरिमेंट किया उन्होंने? इसको बोल रहे हैं स्पीमैन मैनगोल्ड एक्सपेरिमेंट। इसमें उन्होंने क्या किया कि उन्होंने एक हमारे पास ये सेम एक ब्लास्टुला स्टेज का एम्ब्रियो लिया है। ब्लास्टुला स्टेज का एक एम्ब्रियो लिया हुआ है, और इन्होंने क्या किया, हमारे पास एक पिगमेंटेड और एक नॉन पिगमेंटेड, दो हमारे पास क्या है, एक है आई टैमिटियस और दूसरा है आई क्रिस्पटेटस। ये दो स्पीशीज है, मतलब हमारे पास दो, उसने दो क्या लिए हुए एम्ब्रियो लिए हैं जो ब्लास्टुला स्टेज पर है। किस स्टेज पर है? ब्लास्टुला। और इसने क्या किया, जो टैमेटियस जो हमारे पास स्पीशीज थी वो पिगमेंटेड है, उसका आपने क्या किया, जो हमारे पास इसका खुद इसका जो ग्रे क्रिसेंट रीजन है वो यहाँ से निकाल के उसने क्या किया, जो क्रिस्टेटस था उसके अंदर ऐड कर दिया इस पार्ट पे। समझा रहे? ये डीएनए होगा ना जो जो आपके लिए ग्रे क्रिसेंट बनाएगा, उस ग्रे क्रिसेंट को यहाँ से निकाल के रिमूव करके कहाँ ऐड कर दिया, एम्ब्रियो के, ये तो डॉर्सल साइड होती है, और वेंट्रल साइड में उसने ऐड कर दिया। उससे क्या हुआ, जैसे उसने मतलब उसने कहने का मतलब ये है, तो ये वो ये शो कर रहे हैं कि ग्रे क्रिसेंट कितना जरूरी है। अगर ग्रे क्रिसेंट होगा तो पूरा पूरा आपके पास डेवलपमेंट हो जाएगी। तो यहाँ तो नॉर्मल तो एक के पास एक ही ग्रे क्रिसेंट होता है, उसने एक दूसरे का निकाल के किसमें डाल दिया, जिसके पास ऑलरेडी अपना है डॉर्सल साइड पे, उसने एक और डाल दिया वेंट्रल साइड पे। कौन क्या डाल दिया? ग्रे क्रिसेंट की एडिशन कर दी। उससे क्या हुआ, आपके पास डबल, और वो भी एक दूसरे से जुड़े हुए क्या बन गए, एम्ब्रियो बन गए, टू कंप्लीट एम्ब्रियो फॉर्मेशन। और उनकी जो वेंट्रल साइड थी वो साइड क्या होगी, कॉमन हो गई बीच से। वो कैसे, वेंट्रल साइड से, क्योंकि आपको पता है ये डॉर्सलाइजेशन कर देता है कौन, ग्रे क्रिसेंट। तो डॉर्सल साइड तो बन गई, और वो अपने वेंट्रल साइड से कैसे जॉइंटेड है, राइट। तो कॉमन वेंट्रल साइड ग्रे क्रिसेंट रीजन इज सफिशिएंट टू इंड्यूस द सेकंड एक्सिस फॉर्मेशन। तो मतलब क्या है, जो ग्रे क्रिसेंट है वो आपकी बॉडी की एक्सिस को बनाता है। तो जैसे उसने बना दिया ना, जैसे यहाँ पहले जब एक ही ग्रे क्रिसेंट था, तो बॉडी की आपकी क्या बनी थी, एक एक ही बॉडी की आपकी एक्सिस बन रही थी। लेकिन अगर आपने दो उसमें क्या डाल दिए, दूसरे ग्रे क्रिसेंट रीजन, और वो डाला किसी वेंट्रल साइड पर, तो वेंट्रल साइड अब कैसे बिहेव कर रही है, आपकी डॉर्सल की तरह। याद करना, ये क्वेश्चन आएगा इस तरीके से। और वो जुड़े किस साइड से, अपने वेंट्रल साइड से जुड़ गए। मतलब कि नॉर्मली क्या होता है, जिस साइड ग्रे क्रिसेंट होता है वो कल को जाके आपकी डॉर्सल साइड बनती है एनिमल की। लेकिन आपने क्या किया, आपने वेंट्रल साइड पर भी, आपने वेंट्रल साइड पर के ऊपर भी आपने ग्रे क्रिसेंट ऐड कर दिया। अब आपकी वेंट्रल साइड भी किसमें मॉडिफाइड हो जाएगी, डॉर्सल साइड में। डॉर्सल तो डॉर्सल थी, अब आपकी जो वेंट्रल फेस था वो भी डॉर्सल में चेंज हो गया। किसमें हो गया, डॉर्सल में चेंज हो गया। और ग्रे क्रिसेंट की वजह से आपके पास दो ट्विंस बन गए, दो ट्विंस बन गए। और उसकी ये साइड कौन सी है, डॉर्सल साइड, इसकी ये साइड कौन सी है, डॉर्सल साइड। और वो आपस में किस साइड से जुड़ गए हैं, वेंट्रल साइड से वो आपस में इंटरकनेक्ट हो गए। बेटा बात समझ आ गई? यस सर। ओके बेटा, आगे देखते हैं। सर ह्यूमंस में भी इसी वजह से होता है क्या ऐसे? नहीं नहीं नहीं, ये सिर्फ अभी हम क्या बोलते हैं, फ्रॉग के केस में ये सारा फ्रॉग के केस में चल रहा है। अभी हम अगला जो देखेंगे वो बर्ड्स में आएगा, बर्ड्स के बाद हम देखेंगे मैमल्स में, है ना। ये अलग अलग के अंदर अलग अलग हो रहा है ना, मतलब हमारे अंदर नहीं हो रहा। ये जैसे हमने पहले स्टार्ट किस में किया था, पहली वाली सिचुएशन हम देखी थी सी एलिगन के अंदर। पहला जो हमने अर्ली गैस्ट्रुलेशन देखी है हमने, वो देखी सी में, सी अर्चिन में। फिर हमने बात करा सी एलिगन के अंदर, सी एलिगन के अंदर हम आगे फ्रॉग, तीसरा एग्जाम्पल हमने देखा। और अब हम स्टार्ट करेंगे आज बर्ड वाला, है ना। तो ये इसकी इसकी खासियत बता रहा है। तो कहता है कि यहाँ पर, लेकिन ये जो ग्रे क्रिसेंट है उसकी इंपॉर्टेंस है, मतलब वो ऐसा कर सकता है, हमारे में हो नहीं सकता, लेकिन अगर आप ऐड कर दोगे तो वो ये, क्योंकि हमारे में लार्वे लूर्वे तो बनते ही नहीं है, सीधी सी बात है ना।
लेकिन वो आपको इंपॉर्टेंस बता रहा है कि जो ग्रे क्रिसेंट रीजन होता है उसकी इंपॉर्टेंस क्या है। मतलब ग्रे क्रिसेंट क्या कर देता है, आपके एक्सिस की फॉर्मेशन कर देता है। बॉडी के अंदर जो मेन एक्सिस होता है, मतलब जैसे ये बॉडी का इसका अपना खुद का एक मेन एक्सिस है, तो अगर जितने ग्रे क्रिसेंट होंगे उतने बॉडी के अंदर एक्सिस होंगे, मतलब उतनी इंडिविजुअल बन जाएगा और आपस में जुड़ते रहेंगे वो। इतनी बात समझा रहा है वो, समझ आई? यस सर। चलिए आगे बात करते हैं। नेक्स्ट वो बात कर रहा है कि हमारे पास क्या है, गैस्ट्रेशन इन बर्ड्स है ना, इनको हम देख लेते हैं। तो इसमें क्या है, गैस्ट्रेशन बर्ड्स के अंदर हम बात करते हैं कि हमारे पास आ रहा है क्लीवेज। तो अब हम देखते हैं कि बर्ड्स के अंदर हमारी जो गैस्ट्रुलेशन है वो कैसे हो रही है, राइट। तो इसमें उसने हमने बात की कि यहाँ जो क्लीवेज है वो कैसा है, इनकम्प्लीट। क्यों इनकम्प्लीट है, क्योंकि यहाँ का जो एग है वो किस टाइप का, मैक्रोलैकिथल। और मैक्रोलैकिथल कैसा एग होता है, जिसमें बहुत ज्यादा ही योग प्रेजेंट हो। तो और कैसा होगा, मीरोब्लास्टिक, टीलोलैकिथल और डिस्क्वाइडल क्लीवेज। डिस्क्वाइडल क्लीवेज क्या होता है, जिसमें ऊपर की तरफ, जैसे ये आपका एम्ब्रियो है और ये वाली ऊपर वाली जो साइड है, यही चलेगा सिर्फ क्लीवेज, क्योंकि इतनी सी जगह ही बची है, बाकी तो पूरी भरी हुई है, किसने किसने ली हुई है, योक ने। सिर्फ सेल्स जो बनेंगी वो डिस्क शेप में ऊपर बनेंगी, इसीलिए ऐसे एम्ब्रियो को फिर हम बोलते हैं डिस्क्वाइडल एम्ब्रियो। क्या बोलते हो, डिस्क्वाइडल एम्ब्रियो, राइट। इतनी बातें हमने डिस्कस की हुई है। तो ये बात समझ आ गई कि यहाँ पर जो क्लीवेज हो रहा है वो कैसा हो रहा है, इनकम्प्लीट हो रहा है। और कैसा है, मैक्रोलैकिथल, मीरोब्लास्टिक, टीलोलैकिथल और डिस्क्वाइडल क्लीवेज। ये बात समझ आ गई होगी आपको। आगे देखते हैं। तो कहता है कि जब हम इसको आगे स्टार्ट करते हैं तो यहाँ पर हमारे पास क्या हो रहा है, ये आपका एम्ब्रियो है। और एम्ब्रियो में क्या हो रहा है, ये क्या है आपका ब्लास्टोसील कैविटी। और ऊपर की तरफ क्या है, एपीब्लास्ट सेल। ये क्या है, एपीब्लास्ट सेल्स। ये वाली कौन सी है, हाइपोब्लास्ट सेल। जो किनारे ये जो आपको एक्स्ट्रा दिख रही है कौन सी है, हाइपोब्लास्ट सेल। जो एपीब्लास्ट सेल्स है वो बनाती है एम्ब्रियो। जो हाइपोब्लास्ट सेल है वो क्या बनाती है, एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन। बर्ड्स के अंदर बर्ड्स के अंदर ये चीज याद रखना, क्योंकि अंदर तो होने से अंदर तो कुछ होगा नहीं डेवलपमेंट। क्यों नहीं होगा डेवलपमेंट, क्योंकि आपको पता है योग भरा पड़ा है, राइट। और जैसे जैसे आप उस योग को खाते जाओगे, बाद में वो आपके लिए क्या बनाता जाएगा, ब्लास्टोसील कैविटी। क्या बनाएगा, ब्लास्टोसील कैविटी। अब उसने कहा कि जो आपके पास ऊपर की तरफ जो सेल्स की जो एक दो लेयर है, और वो ये बनी हुई किससे है, आउटर लेयर वाली से। तो जो ऊपर की एक दो लेयर है वो आपके लिए क्या बना रही है, एपीब्लास्ट सेल्स। किसकी फॉर्मेशन कर रही है, एपीब्लास्ट सेल्स फॉर्मेशन कर रही है, राइट। और ये जो एपीब्लास्ट सेल्स है, ये क्या बनाती है आपके लिए, एम्ब्रियो की फॉर्मेशन करती है। किसकी फॉर्मेशन करती है, एम्ब्रियो की। और जो किनारे पर ये जो जिनकी एक्सट्रैक्शन ये जो आपको दिख रही है, ये क्या है, हाइपोब्लास्ट सेल्स। ये कल को जाके आपके लिए क्या बनाएंगी, एक्स्ट्रा सेलुलर, सॉरी एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन, है ना, आपने पढ़ी होंगी एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन। अब वो कह रहा है कि ये जो आपके पास ये जो आप डायग्राम देख रहे हो, उस डायग्राम में ये ऊपर वाली है ग्रीन कलर की सेल। ये ग्रीन कलर की सेल्स बिहेव कर रही है एज ए एपीप्लास्ट सेल्स। और जो इस डायग्राम से बाहर आउटर रीजन में दो साइड पर ये जो एक्स्ट्रा प्रोड्यूशन निकले हुए है, ये आपके लिए कल को जाके क्या बनाएंगे, एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन की फॉर्मेशन करेंगे। कहता है जो गैस्ट्रुलेशन है उसमें क्या होता है, जो आपकी एपीब्लास्ट सेल्स करती है, यहाँ पे करती है मूवमेंट। क्या करती है, मूवमेंट। ये आपकी करेंगे मूवमेंट। और क्या और क्या करेगी, और क्या होगा यहाँ पर गैस्ट्रुलेशन में, अब देखो कैसे बनेगा, अभी हम इसको डिस्कस करेंगे आगे वाले डायग्राम के अंदर। जो प्रिमिटिव क्या है वो काम कैसा कर रहा है, सिमिलर लाइक टू डॉर्सल ब्लास्टोपोर लिप। ये जो प्रिमिटिव स्ट्रीक है जिसको आप नाम दे रहे हो प्रिमिटिव स्ट्रीक, ये हम इसको क्या बोल रहे हैं, ये आपके ये सेम प्रिमिटिव स्ट्रीक जो है वो सिमिलर है किसके, आपके डॉर्सल ब्लास्टोपोर लिप की तरह। अब ये डॉर्सल ब्लास्ट की लिप क्या होता है, वो कहता है कि जो मेरे पास ये है, और इसमें क्या है कि आपको पता है ये बनता है ऐसे, ये लिप बनता है, लिप, डॉर्सल लिप जिसे हम बोलते हैं। तो कहता है कि ये जो जो ये इसको बनाते हैं, नॉर्मली से कौन बनाता है, नॉर्मली इसको बनाता है आपका ऑर्गेनाइजर वाला जो पार्ट होता है, ऑर्गेनाइजर की वजह से ये बनते हैं, ठीक है, डॉर्सल लिप। यहाँ पर उसने कहा कि यहाँ पर क्या है, आपके एम्ब्रियो के अंदर एक प्रिमिटिव स्ट्रीक होगी, और वो प्रिमिटिव स्ट्रीक जस्ट लाइक बिहेव करेगी जैसे आपकी कौन करता है, ब्लास्टोपोर लिप बिहेव करता है ना, उसकी तरह काम करेगी। तो इसके लिए यहाँ पर मूवमेंट की सेल होगी, सेल्स की क्या होगी बेटा, मूवमेंट होगी।
और फंक्शनली इक्विवेलेंट होते हैं। और जो प्रिमिटिव ग्रुप है वो क्या करती है, डिप्रेशन फॉर्मेशन इन द प्रिमिटिव स्ट्रीक। इस प्रिमिटिव ग्रुप के अंदर धीरे धीरे डिप्रेशन होता जा जाएगा, वो अंदर की तरफ एक स्ट्रीक बना देगी। समझ आ रही बात? समझ आ रहा है? क्या नाम महिमा, समझ आ रहा है बेटा? यस सर। मतलब कहने का मतलब क्या है कि जो नॉर्मल पहले आपका ऑर्गेनाइजर रीजन यहाँ पे काम कर रहा था, यहाँ पर ऑर्गेनाइजर नहीं है, यहाँ पर क्या है, प्रिमिटिव जोन है आपके पास, राइट। और वो प्रिमिटिव जो स्ट्रीक है आपके पास, वो जस्ट बिहेव कर रही है ब्लास्टोपोर लिप की तरह, और वहां पर सेल्स की चलेगी मूवमेंट। और फंक्शनली अगर हम वाइज बात करें, अगर फंक्शन वाइज बात करें तो वो इक्वलेंट है। और ये जो आपकी प्रिमिटिव ग्रुप है उसमें एक डिप्रेशन की फॉर्मेशन होगी, जिसको आप बाद में जाके क्या नाम दे दोगे, प्रिमिटिव स्ट्रीक। क्या बोल दोगे, प्रिमिटिव स्ट्रीक। ठीक है, अब इसको डायग्राम में। तो कहता है कि अगर उसमें एक नई टर्म आती है आपके पास, हैंसन नोड, फंक्शनली इक्विवेलेंट टू एम्फीबियन प्राइमरी ऑर्गेनाइजर रीजन। मतलब बर्ड्स के अंदर आपको एक मिलता है हैंसन नोड। क्या मिलता है? हैंसन नोड, जो काम करने के तरीके में बिल्कुल बराबर होता है। किसके बराबर होता है? जो एम्फीबियन में आपको क्या मिलता है, प्राइमरी ऑर्गेनाइजर रीजन मिलता था हमें, है ना। हमें इतना याद है कि एम्फीबियंस के अंदर हमें क्या मिलता था, प्राइमरी ऑर्गेनाइजर रीजन, बस उसका नाम बदल दिया। यहाँ पर उसी प्राइमरी ऑर्गेनाइजर रीजन को हम यहाँ क्या बोल रहे हैं, हैंसन नोड। किसके अंदर बोल रहे हो? बर्ड्स के अंदर। बर्ड्स के अंदर हम यहाँ क्या बोल रहे हैं, हैंसन नोड, जो फंक्शन वाइज इक्वल है किसके, जो एम्फीबिया कैटेगरी की एम्ब्रियो के अंदर आपको प्राइमरी ऑर्गेनाइजर रीजन मिलता था, उसके बराबर ही यहाँ पर एक हैंसन नोड है। सिमिलर सिग्नलिंग मॉलिक्यूलर सिक्रेटेड इन दी हैंसन नोड। और वो कहता है हैंसन नोड से भी वही सिमिलर सिग्नलिंग मॉलिक्यूल सिक्रेट होते हैं जो आपके प्राइमरी ऑर्गेनाइजर, यानी कि वो आपके, जैसे हमने बात की थी ना थोड़ी देर पहले, जो तीन आपके सिक्रेट हो रहे थे, नॉगिन, कॉर्डिन, फॉलिस्टासिन, ऐसे ऐसे ही फैक्टर, सेम फैक्टर ये भी सिक्रेट करेगा। कौन? हैंसन नोड। मतलब बर्ड के अंदर हैंसन नोड रोल प्ले कर रहा है एज अ प्राइमरी ऑर्गेनाइजर रीजन की तरह। इतनी बात समझ आ गई होगी। तो यहाँ देखो, तो अभी हमने बात की कि यहाँ पर क्या होता है, मैक्सिमम पार्ट में योग होता है और ऊपर पाले हुआ पार्ट में ही डिवीजन चल रहा होता है। तो इसलिए ऐसे डिवीजन को हम बोलते हैं डिस्क्वाड्रल डिवीजन। क्या बोलते हैं? डिस्क्वाड्रल डिवीजन। इतनी बातें क्लियर है? ये जो डिस्क्वाड्रल आपका क्लीवेज है, ये आगे क्या कर रहा है? अब इसमें धीरे धीरे क्या हो रहा है कि आपको पता है कि अब ये आपका ऊपर वाला व्यू है, ये ऊपर से देख रहे हो आप। ये सेंटर में क्या हो रहा है, डिस्क्वाड्रल बन रहा है, बाकी चारों तरफ साइड में क्या है, क्लीवेज है। अब इसकी हम कटिंग कट करके देखें तो हमें ये दिख रहा है, यहाँ पे आपको ये पार्ट दिख रहा है ना। यहाँ पर क्या है कि यहाँ पे प्रिमिटिव स्ट्रीक की धीरे धीरे फॉर्मेशन हो रही है। जैसे वैसे नॉर्मली क्या होता है, जैसे मैं ऐसे बनाऊं, ये आपको कैसे लग रही है, डॉर्सल लिप की तरह लग रहा है ये, इनवेजिनेशन, जैसे इनवेजिनेशन हो रहा हो, वही है सेम, यस सर। है ना। लेकिन ये यहाँ पर ये ऐसा, इसको हम ये ना बोल के क्या बोल रहे हैं यहाँ पर, हम इसको नोडल, क्या बोल रहे हैं इसको, नोडल हैंसन नोड, क्या बोल रहे हैं इसको, हैंसन नोड है ये रीजन, जो ये कल को जाके इस तरीके का काम करेगा। लेकिन यहाँ पर भी इसको डॉर्सल लिप ना बोल के क्या बोल रहे हैं, प्रिमिटिव स्ट्रीक, सबसे पुराने वाला जो हमारे पास एक स्ट्रीक, मतलब एक लंबी सी एक कैनाल बन रही है, ग्रूव बन रही है, उसको बोल रहे हैं प्रिमिटिव। और वो आपके लिए बहुत कुछ करेगी, कल को जाके क्या करने वाली है। तो कहता है कि मैं बात करूं तो यहाँ पर हमारे पास वो एम्ब्रियो जो क्लीवेज कर रहा है, वो खुद वो कैसा है, डिस्कॉर्डल एग है। और इसीलिए वो कॉर्डल क्लीवेज कर रहा है क्योंकि उसमें हाई अमाउंट ऑफ योग प्रेजेंट है। मतलब उसके मान लो 90% एरिया में योग है, बाकी 10% में ही सेल बची है। और उन सेल्स के अंदर आप आगे फर्दर डेवलपमेंट देख रहे हो। और धीरे धीरे आपका योग वो खा भी रहा है क्योंकि एनर्जी चाहिए एम्ब्रियो को। तो कहता है कि यहाँ पर हमें हमारी जो पोस्टीरियर साइड है, कौन सी बेटा, आपके ये एनिमल पोल है, ये कौन सा है, वेजिटल पोल। ये कौन सा है, एनिमल पोल, और ये कौन सा है, वेजिटल पोल। तो एनिमल और वेजिटल पोल में तो हमको पता है कि यहाँ पर जो सेल्स है, जो डिस्क अवेलेबल है वो एनिमल पोल पे है, और जो योग अवेलेबल है वो हमेशा वेजिटेबल पोल पे होता है। आगे अगर मैं बात करूँ तो मेरे पास क्या है, जो मेरा इंटीरियर साइड है उस पर योग है, और जो मेरी पोस्टीरियर साइड है वहां पर हमारे पास हैंसन नोड है, जो आपके लिए क्या बना रहा है, प्रिमिटिव स्ट्रीक की फॉर्मेशन कर रहा है। किसकी कर रहा है? प्रिमिटिव स्ट्रीक की फॉर्मेशन कर रहा है। और क्या बना रहा है, पोस्टीरियो एपिब्लास्ट। और साथ ही साथ इस पोस्टीरियर एपिब्लास्ट से हमारे पास जो सेल्स बनेगी,
वो होंगी एंडोडर्म और मेसोडर्म। क्या बनेगी? एंडोडर्म और मेसोडर्म। यानी कि प्रिमिटिव स्टीक क्या कर रहा है आपके लिए? प्रिमिटिव स्टीक कहाँ है? पोस्टीरियर साइड पर है, ये पोस्टीरियर साइड है आपकी, इधर वाली पोस्टीरियर साइड है। और किसकी फॉर्मेशन कर रहा है? एपिब्लास्ट सेल्स। कौन सी सेल? एपिब्लास्ट सेल्स। जो ये एपिब्लास्ट सेल्स आपको कल को क्या देंगी? एंडोडर्म और मेसोडर्म। फिर से ध्यान देना कि आपका जो प्रिमिटिव स्ट्रीक है वो है पोस्टीरियर साइड की तरफ। किस साइड को है? पोस्टीरियर साइड की तरफ। ठीक से आपको क्या मिलेंगी? एपिब्लास्ट सेल्स जो पोस्टीरियर साइड पर होंगी। और ये एपिब्लास्ट सेल्स हमें क्या बना के देंगे? एंडोडर्म और मेसोडर्म। क्या बना के देंगी? एंडोडर्म और मेसोडर्म। क्लियर है बेटा? यस सर। अब आपसे क्वेश्चन वो ये पूछ सकता है कि जो आपका हैंसन नोड है वो कि ऐसे पूछ सकता है कि जो बर्ड्स के अंदर हैंसन नोड आपको रिसीव होता है वो एक्चुअल में किसके इक्वल होता है? तो आपका आंसर होगा वो ऑर्गेनाइजर के बराबर होता है। 2 नंबर में ये क्वेश्चन आ सकता है, किसके बराबर होता है? ऑर्गेनाइजर के बराबर। और यह आपसे ये क्वेश्चन कर सकता है कि जो एम्ब्रियो की फॉर्मेशन होती है वो किस सेल से होती है? तो आपका आंसर होगा एपीब्लास्ट सेल। वो पूछेगा एम्ब्रियो की फॉर्मेशन बर्ड्स के अंदर किसके थ्रू होती है? आपका आंसर होगा एपीब्लास्ट सेल। और अगला क्वेश्चन भी पूछ सकता है कि बर्ड्स के अंदर जो एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन है, बर्ड के अंदर जो एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन है उसको कौन बना रहा है? हाइपोब्लास्ट सेल्स। कौन बना कौन सी सेल बना रही है? हाइपोब्लास्ट सेल। ये हमने पीछे भी डायग्राम में देखा था, राइट? तो आगे क्या हुआ? आगे आगे हम डिस्कस कर लेते हैं। कहता है जैसे ही आपके पास हैंसन नोड आ गया, वो हैंसन नोड प्रोलिफरेट होना शुरू हो रहा है, बड़ा हो रहा है ना? तो अब इसमें क्या हुआ? हैंसन नोड कहाँ बन रहा है? एक तो बनी आपकी प्रिमिटिव स्टिक, जैसे ये आपका प्रिमिटिव स्टिक बनी। तो कहता है ये वाला जो जोन है, ये जो बिल्कुल टॉप पॉइंट है, इस पॉइंट के ऊपर हमें क्या मिलेगा? हैंसन नोड। क्या बोलेगा? हैंसन नोड। और ये जो ग्रुप बनी जिसको आप पहले डॉर्सल लिप बोलते थे, इसको हम बोलेंगे प्रिमिटिव स्ट्रीक। इसको क्या बोलोगे? प्रिमिटिव स्ट्रीक। क्या बोलोगे? प्रिमिटिव स्ट्रीक या प्रिमिटिव ग्रूव। और इसी ग्रूव के टॉप पे, टिप के ऊपर बिल्कुल अंदर जाके वो हमें हमारे लिए क्या बनेगा? हैंसन नोड। क्या बनेगा आपके लिए? हैंसन नोड। बेटा क्लियर हो रहा है? यस सर। चलिए, तो आगे हम बात करते हैं। तो कहता है कि आप यहाँ पर देख ही रहे हो कि इस तरीके से आपका ये प्रिमिटिव ग्रुप बन गया और उसके टिप पे हैंसन नोड बन गया जो इक्वल है ऑर्गेनाइजर के। अब ये हमने इसकी कटिंग कट के करके देखी है। ये आपने कटिंग काटी है, इसको काटा है, इसने लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन कट किया है। तो अब आप देख रहे हो कि ये हमारे पास ये जो अंदर की तरफ जो टिप के टॉप पे कौन बैठा है? हैंसन नोड, जो आपके लिए किसके इक्वल है? ऑर्गेनाइजर के इक्वल है। अब ये क्या करेगा? प्रोलिफरेशन शुरू कर देगा। ये साइड की तरफ सेल्स बनाएगा, ये राइट साइड की तरफ ये जो प्रिमिटिव ग्रुप है अब ये काम कर रही है, जैसे वहां पे ऑर्गेनाइजर कर रहा था, यहाँ पर ये प्रिमिटिव जो ग्रुप है वो काम कर रही है। वो आपकी राइट साइड को कुछ सेल्स बना के दे रही है, वो कुछ सेल्स बना रही है किस साइड को? राइट लेफ्ट साइड को, राइट। कुछ सेल्स बना रही है वो बेस की तरफ, साइड। समझ आ रही बात? तो जो आपकी जो किनारे वाली सेल्स है, जो किनारे वाली सेल्स है वो क्या बना रही है? किनारे वाली सेल्स से आपकी एक तो ब्लास्टोसील, यहाँ कैविटी बनेगी, हाइपोब्लास्ट बनेगा, मेसोडर्म सेल्स बनेगी और एंडोडर्म सेल्स बनेगी। तो ये सारी की सारी जो फॉर्मेशन है वो आपका प्रिमिटिव बना रहा है। एक तो ब्लास्टोसील कैविटी, दूसरा एंडोडर्म सेल, मेसोडर्म सेल्स और हाइपोब्लास्ट। बेटा समझ आया ये किसने बनाई है? हाँ जी सर। वो कह रहा है कि जो जो आपका ऑर्गेनाइजर जो पार्ट है, जो आपका ऑर्गेनाइजर है, जो जहां पर जो ऑर्गेनाइजर की जगह कौन है आपके पास? है हैंसन नोड। तो हैंसन नोड के इफेक्ट से, हैंड के इफेक्ट से आपकी प्रिमिटिव ग्रूव वो अलग अलग डायरेक्शन में अलग अलग सेल्स की लेयर्स की फॉर्मेशन कर रही है। आप देख रहे हो ये वाली लेयर बन रही है, नीचे वाली लेयर बन रही है, राइट। अब जो बाहर की तरफ लेयर बन रही है वो उसको बोलते हैं आप हाइपोब्लास्ट। जो आपके स्ट्रक्चर से बाहर बन रही है, अभी पीछे हमने बात की थी, हाइपोब्लास्ट बनती है नीचे की तरफ, तो उस वो हाइपोब्लास्ट आपके लिए बनाएगी एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन। क्या बनाएगी? एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन, है ना। और बीच में आपके पास क्या है? गैप है। उस गैप को मैं क्या बोल रहा हूँ? ब्लास्टोसील कैविटी। क्या बोल रहा हूँ? ब्लास्टोसील कैविटी। उसके अलावा हमारे पास और सेल्स बन रही है। कुछ सेल्स बनाएंगी मेसोडर्म सेल्स और कुछ सेल्स क्या बनाएंगी? एंडोडर्मल सेल। क्या बनाएंगी बेटा? एंडोडर्मल सेल। इतनी बात हमें समझ आ गई है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट हम मूव करते हैं नेक्स्ट पेज के ऊपर। अब हमारे पास जो मोस्ट इंपॉर्टेंट हमारा लास्ट जो एग्जाम्पल आ गया
वो देखते हैं। मैमल्स के अंदर हम चेकआउट करेंगे क्या, अर्ली डेवलपमेंट। ये हमारे लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सारे इंपॉर्टेंट है, लेकिन अपनी अपनी जगह पर सारे इंपॉर्टेंट है, लेकिन इस पे कॉम्प्लेक्सिटी और ज्यादा इंप्रूव हो जाएगी। तो आप पहले पीछे के जो चार है उनको अच्छे से रिवाइज करना है। सबसे पहले हमने किया था सी अर्चिन, देन सी एलिगन, देन उसके बाद हमने बात की फ्रॉक की, और फ्रॉक के बाद हम बात कर रहे थे पीछे वाला बर्ड्स के अंदर। तो ये टोटल हमने चार कैटेगरी देख ली, और अब हमारी फिफ्थ कैटेगरी आ गई है अर्ली डेवलपमेंट। कौन, यहाँ हम बात कर रहे हैं अर्ली डेवलपमेंट की, राइट। और इसमें क्या हो रहा है, जो मैमल के अंदर जो क्लीवेज हो रहा है, क्योंकि आपको पता है यहाँ हमारे पास योग जरा भी नहीं होता, क्योंकि हमारे पास जो योग इसलिए नहीं होता क्योंकि हम डायरेक्ट जुड़े होते हैं अपनी माँ के साथ विद द हेल्प ऑफ प्लेसेंटा। और प्लेसेंटा जो मदर के अंदर बनता है यूट्रस के अंदर, वो हमारे साथ अटैच होता है विद द हेल्प ऑफ एम्बिलिकल कॉर्ड। मतलब एम्बिलिकल कॉर्ड हमें कनेक्ट करती है प्लेसेंटा के साथ, और प्लेसेंटा कनेक्ट होता है मदर के बॉडी के साथ, राइट। तो यहाँ पर जो क्लीवेज है वो कैसा है, आइसोलेकिथल, मतलब यहाँ पर नाम मात्र निग्लिजिबल योग आपके पास प्रेजेंट होता है, इसलिए आपका क्लीवेज कंप्लीट है, होलोब्लास्टिक है, रोटेशनल क्लीवेज भी मिल सकता है, राइट। और यूनिक क्लीवेज ओरिएंटेशन भी देखने को मिलती है। इतनी बात समझ आ रही है बेटा? तो आपको सभी के पांचों के क्लीवेज आपको याद होने चाहिए, बिल्कुल टिप्स के ऊपर। जैसे वो पूछता है कि भाई बर्ड्स में कैसे क्लीवेज हो रहा है, तो फटाफट आपका आंसर निकले क्लीवेज। वो पूछता है कि मैमल्स में कैसा होता है, तो आप बोलोगे आइसोलेकिथल, कंप्लीट, होलोब्लास्टिक, रोटेशनल और यूनिक क्लीवेज ओरिएंटेशन ये देखने को हमें वहां पर मिलती है। बेटा क्लियर हो रहा है, समझ आ रही बात? यस सर। ओके। तो यहाँ पर हम बात करें कि मेरे पास क्या है, जाइगोट है, वो 2 सेल स्टेज में गया, फिर 8 सेल स्टेज में गया, और फिर आपको उसने ब्लास्टोसिस्ट दे दिया। यानी जो आपके पास बाहर वाली जो सेल्स है उनको हम बोलते हैं टीलोब्लास्ट। क्या बोलते हैं अगर देखो ये ब्लास्टुला होता, अगर ये ब्लास्टुला होता तो ये स्टेज होती आपकी मोरुला। कौन सी होती? मोरुला। और मोरुला के बाद जब ब्लास्टुला होता है तो ब्लास्टुला के पास कितनी सेल्स होती है? ऑलमोस्ट आपके पास कितनी होती है? 16 या 32। मतलब 8 सेल के बाद जो आपके पास स्टेज आती है उसको आप बोलते हो ब्लास्टोसिस्ट या ब्लास्टुला। तो मतलब आपके पास 16 सेल हो, 16 या 32 सेल स्टेज हो, उसको हम बोलते हैं ब्लास्टोसिस्ट। और एक्चुअली में ब्लास्टोसिस्ट का मतलब वो क्या है? ब्लास्टुला। ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास क्या, जो आउटर सेल है उसको आप बोलते हो ट्रोफोब्लास्ट सेल्स, जो अंदर वाली सेल है उनको बोलते हो आईसीएम। और हमने एक बार डिस्कस भी किया था कि जो आपकी ट्रोफोब्लास्ट सेल्स होती हैं उनको नहीं बना पा आपका आईसीएम, तो इसलिए आईसीएम की जो पावर है वो कैसी है, आईसीएम की जो प्लूरी पावर है वो कैसी होती है? बिल्कुल शाबाश, आईसीएम की पावर होती है प्लोरीपोटेंसी। कैसी होती है बेटा? प्लूरीपोटेंसी, है ना। क्यों? क्योंकि वो ट्रोफोब्लास्ट को नहीं बना सकता, और बीच में कुछ सेल्स आपकी क्या हो जाती है, खत्म हो जाती है, डीजेनरेट हो जाती है, तो वो आपके लिए ब्लास्टोसील कैविटी बन जाएगी, ब्लास्टोसील कैविटी। जबकि जो आपकी ट्रोफोब्लास्ट सेल है वो आपके लिए किसकी फॉर्मेशन करेगी? कॉरियन। किसकी फॉर्मेशन करेगी? कॉरियन। ये सारी आपकी मेम्ब्रेन्स होती है, एक्स्ट्रा सेलुलर मेम्ब्रेन। तो उस कॉरियन जो आपके पास मेम्ब्रेन है उसकी फॉर्मेशन कौन कर रहा है? ट्रोफोब्लास्ट। इसको देखेंगे हम एक्स्ट्रा सेलुलर मेम्ब्रेन पढ़ेंगे, उसमें आपको पता आएगा कॉरियन क्या होता है ना। आगे देखते हैं। जी मैंने वैसे आपको पढ़ाया भी है, जब डेवलपमेंटल करवाई थी तो आपको मैंने बताया था कि भाई एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक करवाया था मैंने आपको टॉपिक ना। पर चलो कोई नहीं, हम यहाँ देखेंगे उसको ढंग से। उसके आगे मैं बात कर रहा हूँ और क्या क्या हो रहा है यहाँ पर। मैमल की जो डेवलपमेंट है वो स्लो रेट पे होती है, स्लो रेट डिवीजन होता है आपका, सबसे बड़ी बात। दूसरा, इन अर्ली स्टेज एक्सप्रेशन ऑफ जाइगोटिक जीन। ये मैं पहले पता है कि जब आप अभी अर्ली स्टेज पर, मतलब अभी आप मूव करना शुरू हुए जाइगोट से, आप अभी तक कहाँ पहुंचे हो? ब्लास्टुला स्टेज तक ही पहुंचे हो। तो आपकी जाइगोट से ब्लास्टुला स्टेज तक पहुंचने से पहले पहले जो भी जीन एक्सप्रेस होंगे वो जीन्स कौन से होंगे हमारे पास? जाइगोटिक जीन। और ब्लास्टुला के बाद फिर कौन से जीन एक्सप्रेस होंगे? एम्ब्रियोनल जीन्स। ये पीछे कौन से, क्योंकि ये जाइगोट है ना, जाइगोट ने पहले, ये जाइगोट था, इस जाइगोट ने ये अपने जीन एक्सप्रेस किए तब ये स्टेज आपकी बन पाई है। ठीक है। आगे फिर एम्ब्रियो, मतलब आगे फिर तो आपको पता है एक सेल से ज्यादा सेल्स बन जाएंगी, मल्टी सेलुलर हो जाएगा, ये यूनिसेलुलर है। इसके बाद तो सिर्फ जाइगोट न्यूक्लियस है, वही ये सारे काम करवा रहा है, तो इसे हम बोलते हैं जाइगोटिक एक्सप्रेशन। क्या होगा यहाँ पे? सिर्फ जाइगोटिक जीन ही एक्सप्रेस होंगे, लेकिन जैसे ही आपको ब्लास्टुला स्टेज मिल जाएगी फिर आपके एम्ब्रियोनल जीन्स जो है वो एक्सप्रेस होना शुरू हो जाएंगे, राइट। तो कहता है पहली बात, यहाँ पर जाइगोटिक जीन एक्सप्रेस हो रहे हैं, योग हमारा यहाँ पर एबसेंट होता है, यानी कोई फैक्टर नहीं है, और ना ही कोई प्रोटीन बनती है, राइट। दूसरी बात, लैक ऑफ डिवीजन सिंक्रोनी। मतलब यहाँ पर लैक ऑफ डिवीजन सिंक्रोनी का मतलब
एक पर्टिकुलर पैटर्न के अंदर, एक पर्टिकुलर साइज के अंदर, यहाँ पर जो ओरिएंटेशन के अंदर आपका क्या नहीं चल रहा, सेल डिवीजन नहीं चल रहा है। दूसरा फॉर्म, क्योंकि सिंक्रोनाइज क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि आपको पता है जब आप जाइगोट से ब्लास्टोला तक पहुंचते हो तो सारे के सारे वो क्लीवेज होते हैं। वहां पर न्यूक्लियस तो इक्वल अमाउंट में आगे डिवाइड कर रहे हो, बट जो आपका साइटोप्लाज्म है वो इक्वल अमाउंट में डिवाइड नहीं कर रहे। वहां पे कुछ सेल बड़े साइज की बन रही है, कुछ सेल्स कैसी बन रही है, छोटे साइज की बन रही है। क्योंकि आपको पता है डे बाय डे सक्सेसिव डिवीजन में आपकी जो ब्लास्टोमेर्स है उनका साइज छोटा होता जाता है। मतलब आपके पास जो पहले एक जाइगोट था, वो 2 सेल स्टेज में गया, वो आपकी नेक्स्ट स्टेज में गया, और फिर आगे नेक्स्ट स्टेज में गया। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ तो आपके पास अगर मैं बात करूँ, पहला जो जाइगोट है ये आपका क्या है, जाइगोट, ये क्या है जाइगोट, ये क्या है 2 सेल स्टेज, ये क्या है 4 सेल स्टेज, ये क्या है 8 सेल स्टेज। तो जैसे जैसे आप जाइगोट से आओगे 8 सेल स्टेज के अंदर, तो लगातार सक्सेसिव ये जो आप एक स्टेप से दूसरे स्टेप में जा रहे हो, तो लगातार क्या होगा, सेल का साइज छोटा होता जाएगा। तो यहाँ पे हमारे पास क्या हो रहा है, 2 सेल यहाँ पर, ये 2 सेल स्टेज है, देखो उसको मैं अपने हाथ से बनाता हूँ। तो ये कहता है कि जो आपका 2 सेल स्टेज है वहां पर जो सेल बन रही है वो 2 सेल स्टेज पे है। उसके बाद 4 सेल स्टेज आएगी आपके पास, देख रहे हो आप, डे बाय डे सेल छोटा होता है, साइज छोटा होता जा रहा है। फिर आपके पास 8 सेल स्टेज आएंगी। जैसे जैसे आप आगे आ रहे हो तो सेल का साइज जो है वो छोटा हो रहा है। तो यानी कि साइटोप्लाज्म आप ढंग से नहीं बांट पा रहे। क्यों नहीं बांट पा रहे, क्योंकि आपको पता है G1 और G2 दोनों के दोनों क्या होते हैं, एब्सेंट। दोनों दोनों एब्सेंट होते हैं ड्यूरिंग क्लीवेज। तो इसलिए आपके ये सेल का साइज जो है वो छोटा होता जाता है। तो यहाँ पर उसने कहा कि जब आप अर्ली डेवलपमेंट देख रहे हो मैमल्स के अंदर, तो पहली बात तो उसका रेट थोड़ा स्लो रहता है डिवीजन का। और स्टार्टिंग स्टार्टिंग में सिर्फ जाइगोट के जीन एक्सप्रेस होते हैं, ठीक है। और डिवीजन के अंदर सिंक्रोनी नहीं है, मतलब इक्वल टाइप का डिवीजन नहीं हो रहा। और फॉर्मेशन ऑफ द ब्लास्टोसिस्ट 32 सेल स्टेज। और जो हमारे मैमल होते हैं उनके अंदर जो ब्लास्टोसिस्ट है वो कितनी सेल स्टेज होती है, वो आपकी 32 सेल स्टेज। क्या होती, कैसी होती है, 30। तो उसको हम क्या बोलते हैं, ब्लास्टोसिस्ट। क्या बोलते हैं, ब्लास्टोसिस्ट, राइट। आगे हम बात करते हैं कंपैक्शन की। और टिपिकल हो जाने वाला है कि यहाँ पर एक्सप्रेशन किस चीज का हो रहा है, ई कैड्रिन। और ई कैड्रिन के लिए रिक्वायरमेंट है कैल्शियम आयन की। तो ये जो ई कैट्रिन है ये हेल्प करेगा सेल, ये क्या होते हैं, सेल एडिशन मॉलिक्यूल। क्योंकि आपको पता है जो 32 सेल स्टेज है उसको आप क्या बोल रहे हो, ब्लास्टोसिस्ट। क्या बोल रहे हो, ब्लास्टोसिस्ट। तो ब्लास्टोसिस्ट क्या होती है, ये आपकी जो आपका यूट्रस है उससे आपको चिपकाने में, उसके साथ एडिशन करने में आपकी हेल्प करती है। बात समझ आ रही है। जो ब्लास्टोसिस्ट है वो जब ब्लास्टुला आपका ब्लास्टोसिस्ट में कन्वर्ट होगा, तो वो अब तैयार हो चुका है कि वो इजीली इम्प्लांटेशन कर सकता है एम्ब्रियो के अंदर, वो मर्ज हो सकता है। तो उसको बोलते हैं ब्लास्टोसिस्ट। और वो कौन सी स्टेज होती है, 32 सेल स्टेज। तो ये चीज याद रखना कि पहले आपका फ्यूजन होगा एम्पुला में, एम्पुला के बाद आप धीरे धीरे मोरुला की तरफ जाओगे, मोरुला के बाद आप धीरे धीरे बदल जाओगे ब्लास्टुला में, ब्लास्टो जो है आगे ब्लास्टोसिस्ट में कन्वर्ट होगा, ठीक है। वो ब्लास्टोसिस्ट का मतलब कि जो ब्लास्टुला है वो मर्ज कर सकता है, उसके अंदर कैपेबिलिटी आ गई है कि वो आपके यूट्रस के साथ क्या कर सकता है, मर्ज कर सकता है। तो ये मर्जिंग प्रॉपर्टी है, ये जो मर्जिंग वाला जो नेचर है वो ड्यू टू क्यों कैसे आ रहा है, ई कैटरिन की वजह से। क्योंकि आपकी उन ब्लास्टोसिस्ट सेल्स के अंदर क्या है, ई कैटरिन भरा हुआ है। और ई कैटरिन को एक्टिवेट होने के लिए कैल्शियम चाहिए होते हैं। तो ये जो ई कैटरिन है वो कैल्शियम डिपेंडेंट होती है, ये याद रखना। तो ये जो ब्लास्टोसिस्ट है वो कैसे चिपक पा रहा है, कैसे मर्ज कर रहा है, उसके अंदर जो मर्जिंग वाली जो कैपेसिटी आ रही है वो आ रही है ई कैटरिन की हेल्प से। किसकी हेल्प से आ रही है, ई कैटरिन, राइट। तो ये जो ई कैटरिन है वो क्या कर रहा है, उसके अंदर जो आपके पास क्या आ रही है, कैल्शियम जैसे उसको मिलेंगे तो ई कैटरिन का एक्सप्रेशन हो, और वो आपके सेल्स को के नेचर को कैसे कर देगी, एडहेसिव। एडहेसिव का मतलब, या एडहेशन का मतलब होता है चिपकना। अब जैसे ये जाइगोट है, जाइगोट से आप चले गए 8 सेल स्टेज में। 8 सेल स्टेज वाली सेल्स कैसी होती है, टोटी पोटेंसी, मतलब वो सब कुछ बना सकती है। टोटी पोटेंसी सारा कुछ बना सकती है।
राइट। और ये कैसे अटैच है एक दूसरे से, लूजली एसोसिएटेड, बहुत इनके बीच में लूज गैप होता है। अब इसके बाद ई कैटरिन का एक्सप्रेशन हो रहा है, हाई एक्सप्रेशन ऑफ ई कैटरिन। ई कैटरिन का यहाँ पे क्या होगा, हाई एक्सप्रेशन होगा, जिसमें सबके पास ई कैटरिन आ जाएगी। और अब ये कैसे जुड़ गई है एक दूसरे के साथ, की अरेंजमेंट होगी। पहले तो ये लूज 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 अरेंजमेंट था, लेकिन जैसे ही ई कैटरिन आई, इनका अरेंजमेंट, इनका जो एक दूसरे के साथ जो अटैचमेंट था, जो लूज था पहले, ढीला था, वो कैसा हो गया, टाइटली बॉन्डेड। कैसा हो गया, टाइटली बॉन्डेड। और इनके बीच में कैसी हो रही है, स्ट्रॉन्ग इंट्रैक्शन। कैसी हो रही है बेटा, स्ट्रॉन्ग इंट्रैक्शन हो रही है। इतनी बात समझ आ गई है, स्ट्रॉन्ग इंट्रैक्शन हो गई है। तो यहाँ वाली सेल कैसी है, टोटीपोटेंसी है, लेकिन आगे उनके अंदर कैसी है, प्लूरीपोटेंसी। कैसा है ये, यहां तक तो जब आप 8 सेल स्टेज पर हो, तो यहाँ पर सभी सेल्स कैसी है, टोटीपोटेंसी, मतलब हर एक सेल जानती है कि बॉडी की फॉर्मेशन कैसे, ये आप ई कैटरिन का एक्सप्रेशन करते हो। तो अब इन सेल के अंदर कैसी पावर आ गई है, प्लोरीपोटेंसी, मतलब अब इनकी जो पोटेंशियल है वो धीरे धीरे लूज हो रहा है, कम हो रहा है पहले के बजाय। तो अब अगली वाली जो स्टेज है उसको बोलते हैं प्लूरीपोटेंसी। प्लूरीपोटेंसी का मतलब होता है कि जो आपका इनर सेल मास है वो बाहर आउटर वाली सेल्स को नहीं बना सकता, ट्रोफोब्लास्ट को नहीं बना सकता, राइट। और ई कैटरिन से ये सारी की सारी सेल आपस में कैसे अटैच हो गए, स्ट्रांगली इंटरेक्शन हो गया इनके बीच में। बात समझ आई बेटा, बात समझ आ गई। यस, यस सर। ओके, तो आगे हम बात करते हैं। तो अब मैं बात कर रहा हूं आगे, मेरे पास एक क्वेश्चन आया है कि विच सेल ब्लास्टोसिस्ट फॉर्म। वो कहता है कौन सी सेल्स हैं जो आपके लिए ब्लास्टोसिस्ट बनाएंगी। दूसरा, ट्रोफोब्लास्ट और इनर सेल मास, ये कहा कैसे बनेगा, आईसीएम, यानी ट्रोफोब्लास्ट और जो इनर सेल मास है उन्हें कौन बनाएगा, राइट। ये चीज, दो चीजें हमें आइडेंटिफाई करनी है कि आपके लिए ब्लास्टोसिस्ट की फॉर्मेशन कैसे होगी। ब्लास्टोसिस्ट का मतलब क्या होता है, अगर आप उसको और डेप्थ में जाओ, मतलब ब्लास्टोसिस्ट क्या होता है कि आपके पास एक आउटर लेयर है और एक कैविटी है। तो ये जो आउटर लेयर है वो किसकी बनी होगी, ट्रोफोब्लास्ट सेल की। और जो अंदर वाली जो इनर सेल, वो किसका बना होगा, मतलब इनर, आईसीएम का मतलब क्या होता है, इनर सेल मास, अंदर वाली सेल को किसने बनाया, और बाहर वाली सेल्स यानी कि आपकी जो ये जो ट्रोफोब्लास्ट सेल्स है इसको किसने बनाया। तो ये जो टोटल स्ट्रक्चर है, इस टोटल स्ट्रक्चर को मैं क्या बोलूंगा, ब्लास्टोसिस्ट। क्या बोलूंगा, ब्लास्टोसिस्ट। तो मतलब दोनों का मतलब क्या हुआ कि ब्लास्टोसिस्ट की फॉर्मेशन कैसे होती है, या आपकी जो ट्रोफोब्लास्ट सेल्स है किनारे वाली, और जो अंदर वाली आईसीएम, उनको कौन बना रहा है, इसको हम डिस्कस कर रहे हैं। तो कहता है कि अगर मैं ये बात करूं तो यहाँ पर प्रायर टू ब्लास्टोसिस्ट फॉर्मेशन, कहता है ब्लास्टोसिस्ट के फॉर्मेशन से पहले, ब्लास्टोसिस्ट के फॉर्मेशन से पहले हम, हमारे पास किसका एक्सप्रेशन होगा, ऑक्ट4 और CDX2। बड़ा इंपॉर्टेंट है बेटा, बड़ा ध्यान रखना कि जब अभी ब्लास्टोसिस्ट बना नहीं है, पर उसकी बनाने के लिए हमारे पास एक, उससे बनने से ब्लास्टोसिस्ट के मतलब एवोल्यूट होने से पहले, उसके उजागर होने से पहले ऑक्ट4 और CDX2 बनेगा। क्या बनेगा बेटा, ऑक्ट4 और CDX2 की फॉर्मेशन होगी, राइट। तो जो मोरुला है वो क्या बना रहा है आपके लिए, मोरुला से ब्लास्टुला बनता है। तो जो आपका मोरुला है वो आपकी कौन सी सेल स्टेज है, 8 सेल स्टेज। कौन सी स्टेज होती है, 8 सेल स्टेज, और लूजली वो अरेंज होते हैं। तो लूजली अरेंजमेंट से हम अगर उसको अपने टाइटली कॉम्पैक्ट करना है, तो वो क्या बनाते हैं, ई कैटरिन का एक्सप्रेशन करते हैं। किसका, ई कैटरिन। तो कहते हैं मोरुला में दो चीजें बनती हैं, ट्रोफोब्लास्ट और इनर सेल मास। वो कैसे बनता है, जब अगर आपको ट्रोफोब्लास्ट बनना है तो किसका एक्सप्रेशन करना पड़ेगा, CDX2 का। और अगर आपको आईसीएम आईसीएम सेंटर वाली सेल बनानी है तो आपको ऑक्ट4 और सॉक्स, नैनोग और स्टेट3 बनाना पड़ेगा। जबकि अगर ट्रोफोब्लास्ट बनाना है तो ट्रोफोब्लास्ट बनाने के लिए आपको कैसे एक्सप्रेशन करना पड़ेगा, और CDX2, और आपको किसका बनाना पड़ेगा, यू मीजोडर्मिन, EU मीजोडर्मिन, या ईयूमस, क्या बोलते हैं उसको हम, ईयूमस। तो कहता है कि अगर मोरुला चाह रहा है कि उसकी कुछ सेल्स बिहेव करी ट्रोफोब्लास्ट बनाए, और मोरुला चाह रहा है उसकी कुछ सेल्स क्या बनाए, आईसीएम। अगर उसे ट्रोफोब्लास्ट बनाना है मोरुला को, तो उसे क्या, किसका एक्सप्रेशन करना पड़ेगा, CDX2 का, और यूमस का, यूमेस का, यानी कि यूमेसोडर्मिन।
यूमेसोडर्मिन, क्या है ये? ओमेसोडर्मिन। ई को अगर साइलेंट कर दो तो ये क्या? ओमस और ओमेसोडर्मिन, है ना। तो ट्रोफोब्लास्ट आपके लिए क्या बना के दे रही है? CDH2 बना के दे रही है और मेसोडर्मिन बना के दे रही है। जबकि जो इनर सेल मास है बेटा, वो आपको बना के क्या दे, किसका एक्सप्रेशन करेगा? इनर सेल मास तभी बनेगा जब आपका मॉरूला किसका एक्सप्रेशन कर रहा हो? OCT4 का, SOX2 का, और नैनो का और STAT3 का। नैनो और STAT3, ये जो नैनो और STAT3 जब बनेंगे तो इनर सेल मास बनेगा। और आपको पता है नैनो के बनने से, आपको पता है, हमने कल प्रीवियस लेक्चर के अंदर हमने बात की थी, अगर आपके पास नैनो का अगर एक्सप्रेशन हो रहा है तो यानी कि वहां पर क्या बन सकता है भविष्य में जाके? न्यू कूप जो आपका ऑर्गेनाइजर जो पार्ट है वो बनेगा। अगर आपके पास नैनो आपके पास है तो आगे फर्दर डेवलपमेंट हो जाती है ना। तो ये हमारे पास क्या है कि यहाँ पर हमारे पास जो इनर सेल मास है वो OCT4, SOX2, नैनोग और STAT3 की फॉर्मेशन कर रहे हैं। बेटा क्लियर हो रहा है? बेटा समझ आ रही है बात? हाँ जी सर, आ रहा है समझ। तो ये जो जिस एरिया में CDH2 और बनेंगे वो कभी भी क्या नहीं बनाएंगे, वो एरिया कभी भी बदलेगा नहीं इनर सेल मास में। मतलब कि जैसे मेरे पास ये एम्ब्रियो है और ये किनारे वाला जो पार्ट है, ये जो किनारे वाला पार्ट है, ये जो किनारे वाला पार्ट बन गया बेटा, मतलब ये बनी है ट्रोफोप्लास्ट सेल्स। क्या बनी है आपके पास? ट्रोफोप्लास्ट सेल्स। इनको बनाने का जो जो वजन है, जो बनाने की जिम्मेदारी है, वो तब किसके ऊपर है? CDH2 और मेसोडर्मिन। तो CDH2 और मेसोडर्मिन की वजह से आपकी ट्रोफोब्लास्ट सेल्स बनती है। जबकि OCT4, SOX2 और नैनो और STAT3, इनका एक्सप्रेशन कहाँ हो रहा है? इनर सेल मास में। तो इसीलिए ये अलग अलग हो गई हैं दोनों। तो ट्रोफोब्लास्ट सेल्स में एक्सप्रेशन हो रहा है CDH2 और इयोमेसिन का, और यहाँ पर एक्सप्रेशन हो रहा है OCT4, SOX2 और नैनो और STAT3 का। बेटा क्लियर हो गया? बेटा समझ आई बात है? हाँ जी सर। अब आगे देखो। अब आज जो है हम लगभग यहाँ तक कंप्लीट करते हैं, इस वाले पॉइंट तक, ठीक है? इतना कंप्लीट करते हैं क्योंकि आगे टिपिकली थोड़ा और टाइट हो रहा है काम। तो उसको हम तब समझेंगे जब सारे होंगे। आज आप ही अकेले पढ़ रहे हो, बाकी दोनों जन एब्सेंट है, ठीक है? मैडम की तबीयत खराब है और वो उसका कोई मैसेज नहीं आया है, तो हम इसको देख लेते हैं। तो यहाँ तक करेंगे, फिर दोबारा रिवीजन करेंगे ताकि आपको कल आपका रिवीजन हो जाए, शायद शाम को उनको भी कुछ समझ में आ जाए। तो यहाँ पर हमारे पास बात क्या हो रही है कि जो आपका CDH2 है, जो अभी आपको किस साइड बना है, वो ट्रोफोब्लास्ट की फॉर्मेशन करेगा। यानी कि ट्रोफोब्लास्ट सेल के अंदर कौन बन रहा है? CDH2। तो हाइड करना किसको? OCT4 को। CDH2 का मतलब क्या है? CDH2 क्या करता है? हाइड करता है OCT4 को और नैनो को। समझ आ गई बात? तो यानी कि जहां CDH2 होगा वो उस एरिया में OCT4 और नैनो काम नहीं करेंगे। क्लियर हो गया? दूसरी बात, जो आपका ICM है, तो वो क्या बना रहा है? ICM क्या बनाएगा कल को जाके? उसके अंदर कौन सी पोटेंशियलिटी है? प्लूरीपोटेंसी। ICM वाला जो रीजन है उसके अंदर कौन सी पावर है? प्लूरीपोटेंसी। और वो क्या कर रहा है? वो OCT4 बना रहा है। ये जो OCT4 है, अगर ये बनेगा तो ये इस रीजन में किसको हाइड करेगा? CDH2 में। जो आपकी ट्रोफोब्लास्ट सेल है वहां पर जो CDH2 बनता है वो दो को हाइड करता है, OCT4 को और, लेकिन जो आपका अगर OCT4 बन रहा है तो वो किसको हाइड करेगा? CDH2 को। किस एरिया में? ICM के अंदर, इनर सेल मास के अंदर। दूसरा, नैनोग बनेगा तो वो हाइपोब्लास्ट की फॉर्मेशन नहीं होने देगा। अगर नैनोग बन रहा है तो वो हाइपोब्लास्ट की फॉर्मेशन नहीं होने देगा। बात समझ आ रही है? उस एरिया में हाइपोब्लास्ट की लेयर नहीं बनेगी। और अगर STAT3 है तो वो क्या करेगा? वो बार बार ICM की नई नई सेल्स को बनाता रहेगा, इनर सेल मास की नियर सेल्स को बनाता रहेगा। क्या तुम्हें ये सभी के एक्सप्रेशन समझ में आए बेटा? यस सर। यहाँ पर क्या हो रहा है कि मेरे पास जो CDH2 है वो हमेशा एक्सप्रेस होता है किस एरिया में? ट्रोफोब्लास्ट सेल में। तो ट्रोफोब्लास्ट में अगर CDH2 बन रहा है तो वो OCT4 और नैनो को इस वाले एरिया में काम नहीं करने देगा। क्योंकि अगर आपकी OCT4 और नैनो यहाँ फंक्शनल हो गए तो ये जो ट्रोफोब्लास्ट एरिया जो बनने वाला था वो फिर से क्या बन जाएगा? इनर सेल मास। क्या बनेगा? इनर सेल मास। तो इसीलिए यहाँ पर CDH2 काम कर रहा है, फंक्शनल है, और वो OCT4 और नैनो के काम को रोक रहा है। जबकि जो दूसरी साइड है यानी ICM, इनर सेल मास, अंदर की तरफ जो इनर सेल मास है उनकी जो पावर है वो है प्लूरीपोटेंसी। और उसमें क्या होता है कि वो ट्रोफोब्लास्ट को नहीं बना सकते, बाकी सब कुछ बना सकते हैं। ट्रोफोब्लास्ट को क्यों नहीं बना सकते? क्योंकि यहाँ पर OCT4 जो है वो CDH2 को क्या कर रहा है? हाइड करके रखा हुआ है। अगर ये CDH2 हाइड ना हो
तो ये वाला एरिया भी आपका किसमें कन्वर्ट हो जाता है बाद में, ट्रोफोब्लास्ट सेल्स के अंदर। फिर नैनो क्या कर रहा है, हाइपोब्लास्ट की फॉर्मेशन को रोक रहा है, और स्टैट3 क्या कर रहा है, वो आईसीएम का कर रहा है, आईसीएम का रिन्यूएबल। बेटा समझ आ गई बात है? यस सर। चलो बेटा, अब इतना ही करते हैं, वो लोग है नहीं तो इतना आप रिवाइज करो पीछे वाला। तो कल हम अपने जो मैमल का जो डेवलपमेंट है उसको हम फिर आगे शाम वाली क्लास में आगे कंटिन्यू करेंगे और कंप्लीट करेंगे। समझ आ रही बात है? यस सर, ठीक है सर। ओके बेटा। थैंक यू और सर। हमारा ये जो आपका टॉपिक है, लगभग आप ये मान लो हमारा 50% हम खत्म करने, मतलब हमारा जो पहली जो हमारी जो यूनिट है वो हमारी लगभग 50% खत्म होने वाली है। ठीक है? यस सर। ओके बेटा।